कृषि दर्शन कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने के करते सब बात। समाचार मिले उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालन के विकास के लिए गुमला की निजी जमीन पर होगा नए तालाब का निर्माण। केंद्र ने विभिन्न खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की 50 रुपए की बढ़ोतरी। जैविक खेती कई दृष्टिकोण से है फायदेमंद। अब समाचार विस्तार से। गुमला जिला मत्स्य विभाग द्वारा नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट योजना के तहत मछली पालकों के 13 हेक्टेयर निजी जमीन पर नए तालाब का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक शर्तें ये है कि आवेदक के पास कम से कम 1.5 एकड़ निजी जमीन हो, जो 1 नंबर या 2 नंबर दोन भूमि हो, जमीन विवादित नहीं हो और मालिकाना हक सुस्पष्ट हो। आवेदक को आर्थिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है, जिससे वो प्रति एकड़ 1,79,200 रुपए अनुदान के अलावे करीब 6 फीट गहराई वाले तालाब में अपना अंशदान लगा सके। आवेदन की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2014 है। केंद्र सरकार ने विभिन्न खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। आइए इन फसलों के बढ़े हुए दर पर एक नजर डालते हैं। धान 1,360 रुपए, कपास 3,750 रुपए, दलहन में अरहर 4,350 रुपए, मूंग 4,600 रुपए और उड़द 4,350 रुपए। सरकार अब किसानों से इन फसलों की खरीदारी इसी दर पर करेगी। किसान भाई, आप अपनी फसलों की स्वास्थ्यवर्धक गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए जैविक खेती से होने वाले फायदों के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। अगर जैविक विधि द्वारा किसान खेती कर रहे हैं तो जैविक विधि द्वारा आजकल लोगों के बीच में ये धारणा बनी है कि हम जैविक विधि द्वारा जो भी पदार्थ उपजाए उनका सेवन करने के प्रति लोगों की लालसा बढ़ी है। तो इसलिए जैविक पदार्थों द्वारा जो भी खेती होती है वो पदार्थ बाजार में अगर आप जाएंगे लेने के लिए तो निश्चित रूप से वो 25 से 50% ज़्यादा कीमत पे बिक रहे हैं। तो किसान भाई अगर इसको लगा रहे हैं तो किसान भाइयों को निश्चित रूप से ज़्यादा आमदनी, सामान्य जो फसल है उससे ज़्यादा आमदनी प्राप्त होगी। ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व हमको उपलब्ध होंगे। उचित बारिश देखते हुए राज्य के किसान धान का बीजड़ा लगाना शुरू कर दे। जो किसान 2-1 भूमि में धान की खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय वन, स्वर्ण या संभा मंसूरी नामक उन्नत प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। 1 नंबर 2 खेत में लगाए जाने वाले धान के उन्नत प्रभेदों में राष्ट्रीय वन 40 दिन में तैयार हो जाता है और इसकी उपज क्षमता 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। स्वर्णा की परिपक्वता अवधि 145 दिन है, जबकि उपज क्षमता 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। संभा मंसूरी भी 145 दिन में तैयार होता है और इसकी उपज क्षमता 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कृषि उपकरण डीप फ्रो सीडर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसान शुष्क भूमि में खेती करने के लिए गहरी बुआई का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता लगभग 50 डेसीमिल प्रतिदिन है। अब समय हो चला है एक सफल किसान से मिलने का, तो आइए सीधे चलते हैं किसान के पास और जानते हैं उनकी सफलता का राज। आज हम आपको जिस कामयाब किसान से मिलवा रहे हैं वो मौसमी और बेमौसमी दोनों खेती में माहिर हैं। इसके लिए ये अनाज वर्गीय फसल और सब्जी वर्गीय फसल दोनों की खेती करते हैं। यही सामंजस्य इनकी कृषि नीति है और यही इनकी कामयाबी का राज भी है।
खरबूजा मेरा 3 एकड़ में लगा हुआ है और 3 एकड़ में पर एकड़ उत्पादन जो है सो 20 से 25 टन की है। और उसी हिसाब से आप 3 एकड़ में जो हमारा यील्ड होगा, जो मेरा उत्पादन होगा, आप उसे जो है सो जोड़ लें। और बाज़ार का जो रेट है 15, 20, 25, 30 रुपये हमेशा जो है सो एक रेट में तो बिकती नहीं है। समय के अनुसार कभी जो है सो बढ़ता है, कभी घटता है। तो उसी हिसाब से जो है सो अगर यदि किसान बंधु इसका खेती करना चाहें तो 1 एकड़ में कम से कम 3 से 4 लाख रुपया मुनाफा जो है सो कमा सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2350 रुपए से 2450 रुपए, चावल मध्यम 2550 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3550 रुपए से 3650 रुपए, गेहूं 1750 रुपए से 1850 रुपए, चना 3350 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 5900 रुपए से 6100 रुपए, दाल मसूर 5500 रुपए से 5600 रुपए, दाल चना 4000 रुपए से 4200 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9000 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1200 रुपए से 1300 रुपए और प्याज 1400 रुपए से 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत अपनी जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती के बारे में। गंदरू भाई, मौसम का हाल तो आप देख ही रहे हैं। फटाफट एक विराम ले लेते हैं। बिल्कुल, तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे किसान भाइयों। आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी। हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर।
विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। और देख रहे हैं बारिश होने वाला है, आपको जानकारी हम फटाफट दे देते हैं। तो गंद्रू भाई पिटारा खोलिए फटाफट। किसान भाइयों, आज हम जानकारी देने जा रहे हैं सपाटू फल की झारखंड में क्या संभावना है जी। आप तरह तरह के फल तो उगाते ही हैं, लेकिन चलिए आज हम अपने किसान भाइयों को जानकारी देंगे सपाटू फल के बारे में। बिल्कुल, और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ विकास दास जी। किसान भाइयों, झारखंड में चीकू, जिसे सपोटा के नाम से भी जाना जाता है, इसकी क्या संभावना है और इसकी वैज्ञानिक खेती कैसे करें, इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर विकास दास। डॉक्टर साहब, सबसे पहले किसान भाइयों को बताएं कि झारखंड के परिवेश में चीकू की खेती की क्या संभावनाएं हैं? ऐसा है, चीकू एक बेसिकली एक ट्रॉपिकल फल है जो हमारे भारत में जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, जैसे उड़ीसा हुआ, गुजरात हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटका हुआ, कुछ मात्रा में पश्चिम बंगाल में इसका खेती बहुत अच्छी तरह से होता है। इनफैक्ट गुजरात और महाराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पे एक चीकू का बहुत अच्छा इसका फसल होता है। झारखंड में चीकू एक नया फसल है और चीकू का खेती अभी तक झारखंड में शुरू नहीं हुआ है। कुछ जगह में लोग घरों में इस पौधे को लगा के देखे हैं और हमारे इस केंद्र में पिछले 14 साल से इस चीज़ का जो हम लोग शोध करके देखे कि चीकू का यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से इसका खेती हो पाएगा, क्योंकि ये एक ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप है जो कम पानी में इसका अच्छी तरह से खेती उपज लिया जा सकता है। तो इसलिए इस फल का बाज़ार भी बहुत अच्छा है, इसलिए इस फल का धीरे धीरे झारखंड में विकास के लिए हमारे इस केंद्र लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, इसकी खेती अगर किसान भाई करना चाहते हैं तो कैसे करें और कब करें, कैसे इसको करें? देखिए, चीकू क्योंकि ये एक पेरेनियल ट्री है और इस फल जो पौधा है इसमें फल आने में लगभग 4 से 5 से 6 साल लग जाता है। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चीकू का जो पौधा का जो प्रोडक्टिविटी है वो बाकी राज्यों से थोड़ा कम है। लगभग एक 10 से 12 साल का पेड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 किलो फल लिया जा सकता है, जबकि जो हमारे दूसरे राज्य जैसे गुजरात हुआ या आंध्र प्रदेश हुआ या कर्नाटका हुआ, यहाँ पे एक 12 साल का पेड़ से कम 100 किलो के आसपास फल लिया जा सकता है। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये भी देखा गया कि इसका जो पौधा का जो बढ़ोतरी है ये बहुत तेज़ी से नहीं होता है, ये धीरे धीरे पौधा बढ़ता है। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए झारखंड में हम लोग पौधा जब भी लगाएं, चीकू को पौधा के बगीचा लगाने के बारे में सोचते हैं तो इसको एक बहुस्तरीय फसल प्रणाली के माध्यम से लगाना चाहिए। ये बहुस्तरीय फसल प्रणाली ये चीज़ है कि हमारा जो चीकू जो पौधे होते हैं जो बड़े आकार क्योंकि होता है, इसको हम लोग 10-10 मीटर की दूरी में लगाते हैं और जब तक चीकू में फल नहीं आता है तो इसके बीच में हम ऐसे फलदार पौधा लगा देते हैं जैसे अमरूद हुआ या नींबू हुआ या शरीफा हुआ, जिससे लगभग दूसरे या तीसरे साल से फल आना शुरू हो जाता है और किसान भाइयों को उस बगीचे से कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहते हैं। तो जब भी किसान भाई चीकू का बगीचा लगाने के बारे में सोचे, उनके फ़ायदा के लिए रहेगा कि वो बहुस्तरीय फसल प्रणाली से ही चीकू का बगीचा लगाएं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि किसान भाई कब इसकी पौध लगाएं, कब गड्ढा खोदें और कैसे उसको? ये एक गड्ढा खोदने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है सही किस्म का चुनना। वैसे चीकू का जो ज़्यादा इस पूर्वी भारत में जो ज़्यादा पॉपुलर वैरायटीज़ है, काली पत्ती और क्रिकेट बॉल, ये 2 किस्म का पौधा सबसे पॉपुलर है। लेकिन हमारे इस केंद्र में जो हम लोग शोध किए हैं पिछले 14 साल से, इसमें एक नया किस्म का यहाँ पे हम लोग चिन्हित किए हैं और जिसका नाम है मुरब्बा। और इस किस्म का ही पौधा हम लोग हमारे इस सेंटर में बनाते हैं और इसको किसान भाई को देते हैं। लेकिन जिनको अगर ज़्यादा मात्रा में चीकू का अगर पौधा लगाना होगा, मतलब अगर 1000 हेक्टेरों में लगाना होता है तो उनको पौधा बाहर राज्यों से लाना पड़ेगा, जैसे उड़ीसा हुआ या बंगाल हुआ, जहाँ से पौधा प्राप्त कर सकते हैं। चीकू को लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो पठारी क्षेत्र है पूर्वी भारत की, इसमें क्योंकि मिट्टी का डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, पहले अवस्था से ही गड्ढा का सही आकार बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चीकू लगाने के लिए जो गड्ढा का सही आकार होता है 3 फीट 3 फीट 3 फीट होता है। और चीकू को जैसे 10-10 मीटर में लगाते हैं और उसके बीच में हम बात किए थे कि अमरूद को लगाते हैं, तो अमरूद को लगाने का गड्ढा बनाने का सही साइज होता है 2 फीट 2 फीट 2 फीट। ये गड्ढा बनाने का समय हम लोग गर्मी में इस गड्ढा खोदने का काम को कंप्लीट कर दें। गड्ढे को लगभग 1 महीना खुला छोड़ने के बाद इसी पत्ती गड्ढा कम से कम 10 किलो गोबर की खाद और 2 किलो करंज की खल्ली और 1 किलो DAP और 1 किलो चूना, इतना चीज़ मिला के हम लोग गड्ढा को भर दें। और बरसात की शुरुआत में लगभग 2 बारिश होने के बाद जो उचित जो गुणवत्ता वाला जो पौधा है उनको किसी सही नर्सरी से प्राप्त करके उन पौधों को इस गड्ढा में लगा दें। तो और लगाने के बाद किसान भाई जरूर ध्यान दें कि गड्ढा लगाना, क्योंकि ये कलम किया हुआ पौधा लगाया जाता है तो जब बरसात में ज़ोर से तेज़ी से हवा चलता है तो इसका कलम से टूटने का चांसेस रहता है। तो हम लोग पास में 2 लकड़ी लगा के उस पौधा को बांध दें ताकि जो हवा से
जो पौधा हिलता है वो नहीं हिले, ताकि उसका जो कलम से टूटने का चांस रहता है वो नहीं टूटेगा। तो इस उपाय से अगर हम लोग पौधा को लगा लेते हैं पहले से, तो पौधा अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगर कोई किसान जो है चीकू की खेती करता है तो और कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान दें? देखिए, चीकू जैसे बताया, क्योंकि ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है, इसका जो प्रथम लगभग 5 से 6 साल तक इसका बढ़ोतरी बहुत स्लो होता है झारखंड में। तो इसके कारण चीकू का फसल, जब भी कोई चीकू का क्रॉप लगाते हैं, साथ में कोई ना कोई अंतर सस्यन करना चाहें। जैसे बताया कि आप बीच में अमरूद लगाए, उसके अलावा भी देखा गया लगभग 70 से 80% जगह खाली रह जाता है। तो उसमें कोई ना कोई आप अंतर सस्यन, जो आपके पसंदीदा अंतर सस्यन है, इसको ज़रूर करें। चीकू में ये देखा गया है कि चीकू का झारखंड कंडीशन में इसमें 2 बार साल में फल आते हैं, एक जाड़े में आता है और एक गर्मी में आता है। और चीकू का फल जो है पेड़ में जनरली पकना डिफ़िकल्ट होता है, और पेड़ में अगर हम लोग पकने तक इंतज़ार करते हैं तो उसका फल खराब सड़ जाता है तोड़ने के बाद इमीडिएटली। तो फल को सही अवस्था से हम लोग को तुड़ाई करना ज़रूरी है। फल का सही तुड़ाई करने का अवस्था ये होता है कि चीकू का फल, जब फल के ऊपर हम लोग देखें तो ऊपर उसका चिकनापन आ जाता है, उसका जो खुदरापन धीरे धीरे घट जाता है। उस स्टेज में हम लोग फल के तोड़ने के बाद एक दवाई मार्केट में मिलता है जिसका नाम है इथ्रेल। इस इथ्रेल का दवाई में 10 मिलीलीटर पर लीटर के हिसाब से, मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से अगर हम लोग इसमें डाल देते हैं इथ्रेल में, लगभग 10 मिनट तक इसको डुबाते हैं, उसके बाद फल को रखते हैं तो फल अच्छी तरह से पक जाता है। अगर बिना दवाई में डुबा के अगर चीकू का फल को हमको रखें, कभी कभी ऐसे होता है कि फल अच्छी तरह से पकती नहीं है। तो किसान में ज़रूर इस चीज़ का ध्यान दें, जब भी आप लोग चीकू लगा रहे हैं सही अवस्था से तोड़ें, और इसको थोड़ा सा अगर इथ्रेल में ट्रीटमेंट करते हैं तो अच्छी तरह से फल पकता है। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं आप इस पे पहल करेंगे तो निश्चित रूप से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। बहुत ही बढ़िया रहा ये जानकारी। मुझे लगता है हमारे सभी किसान भाई बहनों को बिल्कुल, अगर ये सही जानकारी के मुताबिक अपने खेती करेंगे तो बहुत मुनाफा होगा। बिल्कुल। तो आज बिल्कुल, अब हम किसान भाइयों से कहेंगे कि एक छोटा सा संदेश हम दिखाना चाहेंगे आपको, और इस संदेश के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। जी। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या, पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। तो ये संदेश भी हमारे किसान भाइयों ने देख लिया, लेकिन अब किसान भाइयों से हम जानकारी की बातें करते हैं। और आज हम जानकारी देने जा रहे हैं, भिंडी की खेती कर रहे हैं किसान भाइयों अगर आप, और उसमें किसी तरह के कीट लग गए हैं या किसी तरह का कीट न लगे, इसके लिए रोकथाम हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसकी देखभाल, इन तमाम बातों की जानकारी आज हम लेकर के आए हैं किसान भाइयों के लिए। और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ देवेंद्र प्रसाद जी। और हम इनसे आज बात करेंगे भिंडी के बारे में और भिंडी की फसलों को कैसे लगाया जाए। डॉक्टर साहब, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है और भिंडी की जैसे किसान खेती कर रहे हैं, तो इसमें कीटों से बचने के लिए कैसे किया जाए, कौन कौन क्या किया जाए? किसान भाई, चूँकि बरसात प्रारंभ हो चुका है और इस समय भिंडी की खेती बहुत सा किसान करने के लिए खेत की अंतिम तैयारी कर रहे हैं, तो मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि जो बीज लगाना चाहते हैं किसान भाई, तो सबसे पहले तो खेत की जब अंतिम तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें जितना भी खरपतवार है, खूंटियाँ है, डंठल है, उसको चून करके आप अलग हटा दें या जला दें, क्योंकि उसमें बहुत सा कीड़े मकोड़े छिपे हुए रहते हैं, अंडे छिपे रहते हैं, तो उससे आगे कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। तो इसको तो जला दें किसान भाई। और बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर लें किसान भाई, क्योंकि ये भिंडी के जो फसल है उसमें रस चूसने वाले कीड़े की प्रधानता होती है, खास करके जैसे लाही, मधुआ, इसके कारण काफ़ी नुकसान होता है किसान भाई। तो प्रारंभिक अवस्था में बीज को उपचारित कर लें। अब बीज को उपचारित करने के लिए एक दवा अभी आ रही बाजार में जिसका नाम है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड 5 ml प्रति किलो की दर से बीज को उपचारित करके अगर लगाया जाए तो जितना भी रस चूसने वाला कीट है
इसको हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं किसान भाई। तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और किसान भाई जो लगा चुके हैं भिंडी की फसल या जो पहले से चला आ रहा है गर्मा जो भिंडी लगाए हैं, तो उसमें जो सबसे प्रमुख कीट है उसमें है फली छेदक। शीर्ष में फली छेदक का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। और किसान भाई अब देखते होंगे कि जैसे ही फलियां बनना शुरू होता है तो ये जो तितली है वो अंडे देती है, और अंडे से जैसे अंडा फूटता है तो उसमें से पिल्लू निकलता है, तो ये फल के अंदर प्रवेश कर जाता है और उसके अंदर के गुद्दे को खाने लगता है, तो उसमें छेद दिखाई पड़ता है। क्योंकि ये पिल्लू जब वयस्क अंदर में ही खाता है और वयस्क बन जाता है तो बाहर निकल जाता है, इसलिए छेद दिखाई पड़ता है। तो उसमें बाजार भाव काफ़ी कम हो जाती है। उसके बाद जो मैंने बताया सबसे ज़्यादा का प्रकोप जो होता है रस चूसने वाला कीट, जैसे लाही है, मधुआ है या सफ़ेद मक्खी है, इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तो मैं बताया कि इसके लिए आप प्रारंभिक अवस्था में ही अगर बीजोपचार कर ले, और अगर बीजोपचार नहीं किए हों, ये फसल लग गया है और एक कीट का प्रकोप हो गया है, तब क्या करेंगे किसान भाई? अगर आपके पास या बाज़ार में नीम से बना हुआ कीटनाशक मिलता है, जैसे अचूक है, निम्बेसिडिन है, निमेरिन है, नीम गोल्ड है, जो भी कोई भी मिले नीम से बना हुआ कीटनाशक, तो 1 लीटर पानी में 5 ml का घोल बना के छिड़काव करें। क्योंकि जब फल बन जाता है तो चूँकि हम लोग ज़्यादा जहरीला कीटनाशक का प्रयोग की सलाह नहीं देते हैं, लेकिन जहाँ फल नहीं बना हो या कभी कभार अगर नियंत्रण नहीं हो रहा है तो फल तोड़ने के बाद दवा का नाम है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड 10 लीटर पानी में 5 से 6 ml का घोल बनावें और उसमें 10 ग्राम सर्प अच्छी तरह से मिला करके आप एक बार छिड़काव करेंगे, तो जो भी ये रस चूसने वाला कीट है, चाहे मधुआ है या लाही है या सफ़ेद मक्खी है, उसको बहुत ही आसानी से नियंत्रित करता है। एक किसान भाई और है, लाल मकड़ी माइट। लाल मकड़ी माइट का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है किसान भाई, क्योंकि अब इसका लक्षण क्या है? पत्तियों के निचले सतह में एक मकड़ी माइट जो है जाला बना के रहता है और रस चूसते रहता है। और आप देखेंगे किसान भाई तो ये झामा ईंटा या जंग लगा हुआ जो लोहा रहता है उस तरह का ये इसका रंग हो जाता है पत्तियों के निचले सतह में, क्योंकि ये लाल मकड़ी माइट है जो लाल रंग का होता है, जिसके कारण इस तरह का रंग होता है। और धीरे धीरे पत्तियों का रस चूसता है, पौधे का बढ़वार बंद हो जाती है, फलन कम हो जाता है और धीरे धीरे ये हर पौधे में लग जाता है। तो उसके लिए अलग तरह का दवा आता है किसान भाई, जिसका नाम है डाइकोफोल। डाइकोफोल या एमाइट 1 लीटर पानी में 2 से 2.5 ml का घोल बना करके आप छिड़काव करेंगे तो ये लाल मकड़ी माइट को आसानी से नियंत्रित करता है। डॉक्टर साहब, रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं हम जैसे भिंडी में, तो उसका मनुष्य पे क्या असर पड़ता है और इसके कोई और दवा हम बता सकते हैं इसके बारे में? तो बड़ा आपने प्रश्न अच्छा किया है। या भिंडी की फसल हो या कोई भी सब्जियां हो, चूँकि आजकल अंधाधुंध कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है, खास करके रासायनिक कीटनाशक का, जिसके कारण कैंसर हो रहा है, पेट की बीमारियां हो रहा है, चर्म रोग हो रहा है, हर तरह की बीमारियां मतलब ये रासायनिक कीटनाशक के अंधाधुंध प्रयोग के कारण हो रहा है। खास करके सब्जियों में, चूँकि तीनों शाम सब्जियों का उपयोग करना है, हर आदमी का उपयोग करना है, इसके कारण हमारे बच्चे में, छोटे छोटे बच्चे में, नवजात बच्चे में भी तरह तरह की बीमारियां हो रही है। इससे बचने के लिए मैं किसान भाइयों को पहला सलाह तो यही देना चाहता हूं कि जो भी सब्जियां तोड़ते हैं अगर रासायनिक कम से कम दें, ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू उपचार करें, जैसे नीम से बना हुआ कीटनाशक का व्यवहार करें, या बाज़ार में नीम से बना हुआ कीटनाशक मिलता है जैसे अचूक है, निमेरिन है, नीम गोल्ड है, या नीम से जो भी बना मिलता है तो उसको 1 लीटर में 5 ml का घोल बना करके आप छिड़काव करें तो ये सुरक्षित दवा है। उसके अलावा गौमूत्र का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और अगर कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो उचित मात्रा में और उचित समय पर दवा का कीटनाशक का प्रयोग करें। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अगर पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो गया, सिकुड़ गया
भूरा मधुआ लग गया, मधुआ का प्रकोप हो गया, लाही का प्रकोप है या फिर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है, उस हालत में हम कभी कभी जैसे दवा जो है इमिडाक्लोप्रिड का मात्रा बड़ा कम होता है, 10 लीटर पानी में 5 या 6 ml का प्रयोग करके छिड़काव करेंगे तो ये जो रस चूसने वाला कीट है उसको नियंत्रित कर सकते हैं, या जो बोरर है जो मतलब फली छेदक है उसको भी नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि नीम से बना हुआ कीटनाशक का प्रयोग करें। धन्यवाद। चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी थी झुमकी बहन। और अब हम किसान भाइयों को एक और छोटी सी जानकारी है हमारे पास जो हमने IMD पुणे से प्राप्त की है, वो जानकारी भी हम अपने किसान भाइयों को देते हैं। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे, हवा दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। जो किसान टाड़ खेत में दलहनी फसलों की खेती करना चाहते हैं वो बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम कल्चर से बीजोपचारित कर लें। धान की सीधी बुआई के लिए कम समय में तैयार होने वाली किस्में चुनें। जिन खेतों में धान का रोपा करना है उन खेतों के मेड़ को दुरुस्त रखें ताकि अधिक से अधिक पानी जमा हो सके। बिल्कुल, आज जानकारी ही जानकारी आपको मिल रहे हैं। एक जानकारी और, हमारा पता आप नोट कर लीजिए, कागज और कलम उठाइए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रात रोज रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।